अक्सर आपने सोचा होगा या सुना होगा कि हम अगर चांद पर पहुंच जाए तो हमारा जो वेट है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 हो जाएगा। कितना? 1/6। इसका मतलब कि हम अर्थ की सरफेस से कुछ ऊपर जाते हैं या कुछ दूर जाते हैं या किसी दूसरी मास हेवनली ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो उसकी कुछ ग्रेविटी अलग अलग होती है। हमारी अर्थ की ग्रेविटी भी अलग अलग हाइट पर अलग अलग होगी। तो अगर हम अपनी सरफेस, ये हमारी जहां पर हम खड़े हैं उसको हम सरफेस बोलते हैं, अपनी अर्थ की एक सरफेस बोलते हैं। तो क्या हम उस अर्थ की सरफेस से अगर ऊपर जाते हैं तो क्या हमारा वेट बढ़ेगा? मैं जब वेट की बात करता हूं तो यानी कि ग्रेविटी, ये मास तो हमारा कांस्टेंट होता है, राइट? तो हमारी क्या ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रही होगी या घट रही होगी? क्या होगा? या जब हम जमीन के अंदर जा रहे होंगे तो क्या फर्क पड़ रहा होगा? तो हमारे कंटेंट का वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनके कुछ 4 फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग इन्हीं 4 चीजों पर या और अगर समय पाया तो जिक्र करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। जैसा कि हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। क्या था? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m e अपॉन r e स्क्वायर, कुछ ऐसा आया था क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या था? न्यूटन्स लगा था। हम रिकॉल भी कर रहे हैं, F इज इक्वल टू mg और ये होता है हमारा g m ऑफ e इंटू m अपॉन r e स्क्वायर। कुछ यही था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेयर m ऑफ e इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका हम फोर्स निकाल रहे थे, जिसका वेट निकाल रहे थे। ये हमारा सरफेस यानी कि अर्थ की रेडियस है और ये बाकी तो कंटेंट है। तो कुल मिला के g की वैल्यू हो गई दिस इज, राइट? यहां से ये कट गया और आगे थी। अब मुद्दे की बात पहुंचते हैं कि क्या होगा। तो वो 4 हमारे पास एक फैक्ट्स हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सॉरी मैंने यहां पर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लिखी, इफेक्ट ऑफ हाइट। तो इफेक्ट ऑफ हाइट की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट ऊपर पहुंच जाते हैं तो हमारी जो वैल्यू होगी जी की वो जी डैश हो जाएगी। फॉर सपोज कि नई वैल्यू हो जाएगी तो वो कितना होगा? पहले से ज्यादा होगा या पहले से कम होगा? ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास जो है, हम स्मॉल जी में देखते हैं तो कुछ ये चीज आ रही है, हम इसको रफ करके, ठीक है। तो अगर कोई एक सरफेस अर्थ है, हमने अर्थ की सरफेस मान लिया ये, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेंटर। हालांकि मेरा सर्कल नहीं है पर आप समझ लो सर्कल है, ठीक है। तो आर ई रेडियस ऑफ अर्थ हो गई और कोई ऑब्जेक्ट यहां जो एक साहब थे वो यहां ना खड़े होके थोड़ा से और ऊपर खड़े हुए, कितना? h हाइट तक। कितनी हाइट तक? ओ भाई, ठीक है, तो कितना हो गया? h हाइट तक खड़े हो गए यहां से ऊपर, ठीक है। यहां पर ललन मियां खड़े, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा बट ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो अरे यहां पर खड़े हैं, ठीक है, यहां पर आके कोई खड़ा है। अब मुद्दे की बात यह है कि मुझे ये जानना है कि उस पर जब ऊपर जा रहा ऑब्जेक्ट तो उसकी ग्रेविटी कितनी है, क्या ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, उसकी यहां से लेके आकर की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? ये तो आर ई हो गई, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो हमारा कितना हो गया? आर ई प्लस एच। ओके, तो यहां पर जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो क्या होता है? स्मॉल जी की वैल्यू जो कि जी डैश हो चुकी होगी और वो जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, कुछ यही होगा, ठीक है। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का डिवाइडेशन कर रहे, तो हमारे पास जी डैश अपॉन जी करते हैं तो जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होल अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जी एम ई कैंसिल, आर ई स्क्वायर ऊपर पहुंचता है, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर ये इसको नीचे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा?
this is g dash upon g and this is 1 upon r e plus h का होल स्क्वायर होल अपॉन आर ई स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर दोनों का ये तो हम इसको अंदर ले लेते हैं और स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे का। तो अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर z डैश अपॉन g की वैल्यू ये है तो हमारे पास z डैश अपॉन g की वैल्यू ये है तो z डैश इज इक्वल्स टू g 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा नया ग्राविटी। तो अब आप देखो यहाँ पर कि अगर h की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या स्मॉल g की वैल्यू बढ़ेगी? भाई ये वैल्यू अगर बढ़ रही है तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू घटेगी, पूरी वैल्यू घटेगी तो g से मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब g इज प्रोपोर्शनल टू g डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यही है ना, आर ई प्लस एच मतलब इसकी डिस्टेंस, जैसे जैसे वो सरफेस से बढ़ेगी वैसे वैसे g डैश की वैल्यू कम होती जाएगी, हाई ग्रेविटी होगी वो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इसके लिए लिख देते हैं कि g डैश जो आई है वो g 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको नोट करना है, आप पॉज करके वापस से नोट कर लो, एल्स मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है इफेक्ट ऑफ डेप्थ। जब इफेक्ट ऑफ डेप्थ की बात करते हैं यहां पर आप लोगों में ना एक कंफ्यूजन है। मैं दो तरीके से दो चीज बताता हूं, इफेक्ट ऑफ डेप्थ और शेप ऑफ अर्थ में अलग अलग चीज है। ठीक है, हर मेन चीज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी हेवनली ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी मास पे डिपेंडेंट होती है। अगर मास ज्यादा है तो ग्रेविटी ज्यादा होगी। ग्रेविटी, मैंने दो उल्टी चीज बोल दी कि किसी ऑब्जेक्ट को गिरना उस पे डिपेंडेंसी नहीं करता। किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम 4 मंजिल से कूदें या 10 मंजिल से कूदें, हम कूदें या फिर बहुत बड़ा हैवी बंदा ऑब्जेक्ट कूदे, ठीक है, बिग अंडरटेकर टाइप के लोग कूदे, या फिर एक अमोल पालेकर टाइप, अमोल पालेकर बहुत अच्छे होते, कोई भी धनुष टाइप के हीरो अगर वो गिरते हैं तो उनपे ग्रेविटी उतनी ही एक्ट कर रहे होगी। तो ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं, जिसकी है उसके मास पर डिपेंडेंस थी। तो स्मॉल जी की वैल्यू यही थी ना, कैपिटल जी एम ऑफ ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो मास ऑफ अर्थ पर तो डिपेंडेंट थी ना, ऑब्जेक्ट के मास पर नहीं है। लेकिन अर्थ के मास पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंडेंट होती है। तो कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा उतनी ही उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, तो सॉरी स्क्वायर था। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हमारा मास कांस्टेंट होता है, जैसा कि आपको बोला था कि वेट हमारा कहीं अप डाउन कुछ भी होगा, मास कांस्टेंट रहता है। अब अगर हम डेप्थ में पहुंच जाएंगे, फॉर सपोज हमने इसको रफ कर दिया अभी के लिए, तो अभी चुन्नू लाल जो थे वो यहाँ सरफेस पे खड़े थे, अब वो चुन्नू लाल कहाँ चले जा रहे हैं, नीचे की ओर चले जा रहे हैं। तो सपोज कर लेते कि वो कहाँ आ गए, वो किसी यहाँ इस हाइट पर आ गए। ठीक है, वो हाइट जो है वो ये हाइट है। हम यहां से एच ना मान के हम नीचे जो उनकी डेप्थ है हम उसको मानते हैं, यहां पर आ गए तो वो हमारी कितनी है, आर है, और हमने यहां सरफेस से वो डिस्टेंस मान ली है एच डिस्टेंस। तो ये जो आर है वो कितना हो जाएगा, आर ई माइनस एच। भाई यहां से लेके यहां तक आर ई था, ये एच है, तो ये कितना हो जाएगा, आर ई माइनस एच। क्योंकि हम सरफेस से गड्ढा कूद रहे हैं ना, हम बेसिकली इस पे ही खड़े होते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो हमने गड्ढा खोद के नीचे की ओर किया तो वो एच हाइट नीचे पहुंचे, तो वहां पर हमें ग्रेविटी पता करनी है। तो इस हाइट पर जब पहुंचे तो हमने एक नया स्फीयर इतने का ही क्रिएट किया। ठीक है, एक और हमने स्फीयर क्रिएट किया जिसकी रेडियस जो आई है वो कितनी आई है, आर ई माइनस एच। क्यों किया ऐसा, क्योंकि जब हम उस ऑब्जेक्ट पे खड़े हो गए तो हम एक स्फीयर क्रिएट करेंगे और उसके मास के बराबर की ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे। मास कांस्टेंट होता है,
तो जब h हाइट तक पहुंचे मास कांस्टेंट हुआ। अच्छा डेंसिटी तो यहाँ पर भी वही होगी, यहाँ पर भी वही होगी, डेंसिटी तो सेम ही होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अगर हम इस वाले मास की बात करें तो जी एक दो तरह की चीज है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये पहले जी डैश निकालने पहुंच रहे हैं। तो जी डैश इक्वल्स टू जी एम जो ये है अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। हमने यहां पर मास लिया, मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर ई प्लस सॉरी शक्तिमान पाई आर ई माइनस एच, यहां पर इतना हो गया ना पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब, ये था 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहां पर जो जी डैश की वैल्यू हमें कहां निकालनी है, यहां पर निकालनी है, तो इसके लिए भी क्या हो गया आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये m की वैल्यू हो गई। अगर इस m की वैल्यू यहां पर रखेंगे उसी मास ऑफ अर्थ में, इसी मास ऑफ अर्थ में की नई वैल्यू होगी ना हमारे यहां पर, तो हमें ये वैल्यू उठा के इस पे रखा। तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई कैपिटल जी शक्तिमान कर दिया इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू डी अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर था तो ये कैंसिल, सिर्फ एक आर ई माइनस एच बचा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो जी डैश की वैल्यू हमारी कुछ ही आई। अगर हम यही निकालते पुराने वाले के कंपैरिजन में तो मास, ये जो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसकी जगह आर ई प्लस एच ना होता ना माइनस एच, सिर्फ आर ई रहता और यहाँ पर आर ई स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, वहां पर क्या रहता, मतलब सिंपल से यहाँ पर हम निकाले तो क्या आ जाएगा कैपिटल जी मास वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यूब इनटू डेंसिटी अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये से ये कैंसिल, ठीक है। तो सिंपल जी 4/3 पाई आर ई डी। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। यहाँ पर हमने क्या निकाला इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से हमने डिवाइड कर दिया और हमने डिवाइड किया तो पाया क्या जी डैश अपॉन जी की वैल्यू क्या आ गई भाई जी 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू डी अपॉन जी इंटू 4/3 पाई आर ई इंटू डी। तो सब की सब कैंसिल 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 कैंसिल, क्या हो गया आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। अगर हम जी को उधर ले आते हैं तो क्या आया जी डैश इज इक्वल्स टू जी, और ये 1 माइनस एच अपॉन आर ई, यहां पर 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ठीक है। अगर हम इसी इक्वेशन से करते हैं और जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये इक्वेशन आ गया यहाँ पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई जी आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, 1 माइनस एच अपॉन आर ई लिखते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल अभी हमने पिछली बार में देखा था कि जी जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा था आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर से, ठीक है। यानी कि उस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस जो होगी वहां से। अभी क्या होगी जी डैश जो है वो प्रोपोर्शनल टू है आर ई माइनस एच से, ठीक है। तो यहां पर भी आर ई माइनस एच क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से है। तो यानी कि हमें इस दोनों चीजों से एक ग्राफ तैयार हो रहा है। वो ग्राफ कैसा तैयार हो रहा है वो ग्राफ देखते हैं। हमने बनाया एक ग्राफ जी डैश का, ये कहां जा रहा है जी डैश, और ये जा रहा है आर का। ये आर क्या है वो आर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो एक समय तक तो जी प्रोपोर्शनल टू आर है, कब तक जब तक छोड़ेंगे ना हम। ये क्या है ये हमारा ग्राफ होता है प्रोपोर्शनल का। तो यहां पर जी प्रोपोर्शनल है आर के कब तक
जब तक r इज इक्वल्स टू आर ई नहीं हो जा रहा है, और जब वैल्यू आर ई से बढ़ जा रही है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहां पर क्या है, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां से वैल्यू आर की बढ़नी चाहिए, ये कम थी। अब यहां देखोगे जैसे जैसे आर की वैल्यू जीरो, जी की वैल्यू भी जीरो है कि नहीं। अब भाई देखो आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर आपने आर ई रख दी, मतलब कि ये सीधा यहाँ पर पहुंच आया, तो आर ई अपॉन आर ई 1 1 - 1 0, जी की वैल्यू जीरो। तो मतलब सेंटर ऑफ अर्थ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ठीक है, क्लियर है, पक्का, ओके, उतार दो नतीजा। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, मतलब सॉरी वेरिएशन, मतलब उसकी वैल्यू पर, उसकी वेरिएशन में हमारे पास उस इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड का क्या फर्क पड़ेगा। आपके सामने ना ये कुछ लिखा है, एक ये अर्थ है, अर्थ में का रिलेशन भी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं है। आपको इसके लिए ना एक चीज आनी चाहिए, वो थी एसएचएम टाइप इक्वेशन, पर वो बाद में हम आपको बताते हैं। फिलहाल पहले इस फिगर को समझाते हैं क्या था। ये मैंने ऑलरेडी इसलिए बना दिया, कट कर दिया बनाने का, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस लगा है इसको बनाने में, और ये जरा बोर्ड जो है वो टेढ़ा है, सीधी एक बार में बनती नहीं है, तो इसलिए हमने कर दिया। खैर, हमने एक अर्थ बना लिया है। अर्थ का एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट, सबको पता है। ठीक है, अब करना क्या है कि अच्छा, इसमें सबको बहुत मतभेद है, बचपन में जो पढ़ा था वही सही है। ईस्ट के सामने खड़े हो जाओ और ईस्ट के जहां सूरज निकलता है उसके तरफ अपना फेस कर लो, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा नॉर्थ होता है, जो राइट हैंड होता है वो हमारा साउथ होता है, पिछवाड़ा जो होता है हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, तो ग्रेविटी के केस में यहाँ पर ये हो गया नॉर्थ साउथ। जो नॉर्थ साउथ की एक्सिस होती है उसको बोलते हैं जियोग्राफिकली एक्सिस। तो इस एक्सिस के अराउंड ही हमारी अर्थ जो है रोटेट कर रही होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये रोटेशन दिखाना है कि यहाँ पर रोटेशन कर रहा है। किस वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा, क्योंकि जब कोई पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी करता है, मतलब कोई वेलोसिटी किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो यही लिखा है ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी। ये w है, ये ओमेगा है, एक साथ अलग एक चीज में समझिएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि कोई एक पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पर, चुन्नू लाल की बार यहाँ पर खड़े हैं, ये चुन्नू लाल बड़े आपको है, चुन्नू लाल हमारे कहाँ खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं। अब यहाँ पर जब खड़े हैं तो लैटिट्यूड आपने देखा होगा, लैटिट्यूड कोई फिगर में सॉरी मैप्स में देखा होगा, डिग्री कुछ होता है, तो वो हर जगह का अलग अलग होता है। वो होता क्या है, लैटिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड क्या होता है कि हम जिस सरफेस पे, जिस पॉइंट पर, अर्थ के जिस पॉइंट पर खड़े हैं, वहां से इक्वेटर के पैरेलल प्लेन बनाते हैं। इक्वेटर पे ना एक प्लेन बनाते हैं, ये क्या है, हमारा इक्वेटर है। इसके जस्ट लाइन जो बीच से जाती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो ये क्या है, ये एक इक्वेटर है, और इक्वेटर पर, ये इक्वेटर का एक प्लेन हो गया पूरा पूरा, इस पे जो काटेंगे तो पूरा पूरा इक्वेटर हो जाएगा। तो इस इक्वेटर के ही पैरेलल, जो पैरेलल है वो हमने यहाँ पर ये एक और ऑब्जेक्ट पर हमने एक प्लेन खड़ा कर दिया। तो एक पैरेलली एक और इसी का एक प्लेन पर एक और इक्वेटर बना दिया, एक प्लेन बना दिया। तो वो वहां से एक एंगल बना रहा होगा, कहां पर, सेंटर ऑफ अर्थ पर। तो लाइन ज्वाइन करें तो यहाँ पर लैम्डा बना, तो हमने एक पैरेलल ड्रॉ किया, रिलेवेंट किया, तो यहाँ पर ही हो गया लैम्डा। ठीक है, अब हमको पता है कि ये अर्थ जो है वो ऐसे 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 घूम रही है, लगातार घूमती जा रही है, ईस्ट इधर आ रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ऐसे लगातार घूमती चली जा रही है, घूमती चली जा रही है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा वेलोसिटी है। ठीक है, अब पार्टिकल यहां पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, अगर ये ओमेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने एक बार मान लिया कितनी होगी। अगर मान लेते हैं कि उसकी ओमेगा है, अगर उसकी ओमेगा है तो ये लैम्डा एंगल बन रहा है ना, ये एंगल जो है इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो क्या है हमारा, ये लैटिट्यूड एंगल कितना है, लैम्डा, और अगर ये हमारा ओमेगा है तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, अरे दादा, ओमेगा कॉस लैम्डा, क्या हो जाएगा, ओमेगा कॉस लैम्डा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ओके, सिमिलरली अगर ये इस एक्सिस से घूम तो ये रही है, अगर ये अर्थ घूमा तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, तो अगर ये लैम्डा एंड है तो अगर इसका हम इसको प्लेन हॉरिजॉन्टली मतलब मान लेंगे
तो ये ओमेगा अगर घूम रहा है तो वो ओमेगा कॉस लैम्डा हो जाएगा। फिलहाल हमें उसकी निकालनी है, तो अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ओमेगा से घूम रही है, ये लैम्डा है, तो ये हो जाएगी हमारी ओमेगा कॉस लैम्डा। ठीक है, कंपोनेंट ये है और कुछ नहीं, आप इसको ना समझ के इसको समझिए और इसको वर्टिकली सेम समझिए, यानी कि ये। ठीक है, अब ये कहीं पर जा रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, क्या जा रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो अगर ये ओमेगा की ओमेगा कॉस लैम्डा और ये क्या हो जाएगा ओमेगा कॉस साइन लैम्डा। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, ये कंपोनेंट करना आपको आता ही आता है, तो फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर, बस ये चीज जानना। अब होता क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर मोशन लगातार सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, यहाँ पर हम उसको रिलेवेंट कर रहे हैं, तो क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। ये जनरल इक्वेशन होती है एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आपका चैप्टर आएगा लास्ट में, अभी नहीं आएगा, बट इसीलिए यहाँ पर सीधा पहले लिख दिया था। फिलहाल ये अल्फा का और जी डैश का रिलेशन कहां से आया, थोड़ी देर के लिए आप समझ लेना कि यही सही है, सत्य है, जब तक आपको एसएचएम के बारे में ज्ञात नहीं है। तो क्या होता है ना कि अब एक ऑब्जेक्ट है जो एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फील कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो ना कि हमें लगातार एक और मोशन मिल रहा है ना, क्योंकि हम बॉडी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, कहां की तरफ, इसी तरफ ना, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा ना यहाँ पर, यहाँ से सेंटर की तरफ, क्योंकि हम लगातार घूम रहे हैं, तो सेंटर कौन सा, यही है, तो एक ऑलरेडी लगातार सेंट्रीपिटल फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है, राइट, तो अफेक्ट करेगा ना ग्रेविटी को, तो कितना अफेक्ट करेगा हम ये देख रहे हैं, यानी कि हमारी जो ग्रेविटी बिना रोटेशन के होगी, अगर ये अर्थ रोटेट ना करे तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो एक नया फोर्स इसमें नहीं होगा, तो जो जी की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही? ओके, तो कहने का मीन्स कि हमारी जो जी की वैल्यू है वो जो इस रोटेशन के वक्त में हमारी जी डैश वैल्यू कम हो जाती है, वो कितनी होती है वही निकालना। तो यही जो अल्फा है ये एक्सेलरेशन होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वाई डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमारी जो ये वैल्यू है वो कितनी है, जी माइनस जी डैश, कितनी हो गई, जी माइनस जी डैश। मैंने कुछ गलत लिख दिया, आई श्योर मैंने कुछ गलत लिखा, ओके, क्या होगा, जी डैश माइनस जी, ठीक है, ओके, सॉरी मैंने यहाँ पर डायरेक्शन भी उल्टा कर दिया। तो अगर ये भी ऐड हो जा रही थी और ये भी ऐड हो रहा था, तो हमारी जो अभी की वैल्यू वो कुछ और वो ज्यादा है, जब ऑप्शंस में जब रोटेशन नहीं होगी तो हमारी ग्रेविटी थोड़ी सी और कम होगी, थोड़ी सी कम होगी पर होगी, और कितनी कम होगी ये निकालेंगे हम लोग। तो जी डैश माइनस जी इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। हालांकि हमारी ओमेगा कितनी है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा कितनी थी, ओमेगा कॉस लैम्डा, तो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई मेरे, y की वैल्यू यहां से वहां तक की डिस्प्लेसमेंट आर ई, तो कितना है, इनटू आर ई। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ये वैल्यू उधर चली गई और ये माइनस का माइनस लेना ही हुआ, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा, सॉरी यहाँ पर आर लिख देते पहले, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। सो दिस वाज द रिलेशन जो ये आया था। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे पता है कई लोगों को दिक्कत हुई होगी, बिकॉज एसएचएम की इक्वेशन आपको नहीं पता। तो जब मैं एसएचएम पढ़ाऊंगा तब वहां पर मुझे रिमाइंड करना, उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या था। ठीक है, कहां से आया था, कैसे ये एसएचएम की इक्वेशन हुई, तो वहां पर बताएंगे। फिलहाल इसको सिर्फ इतना जान लो कि अगर एक इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन चल रही है, तो भाई इसको मान लो ना, क्या दिक्कत है तुमको, ठीक है, कि इसी के फॉर्मेट में निकाल दिया, कोई दिक्कत है नहीं। डन करते हैं, अब हम चौथे पॉइंट पे पहुंचेंगे। पहले ये चीज जो भी समझ में आई वो नोट कर लो, नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना मुझे, मैं समझ जाऊंगा। ओके, नोट करो। अब हम बात करते हैं कि शेप ऑफ अर्थ जो होता है, शेप ऑफ अर्थ जो हमारी क्या बोलते हैं, अर्थ ये है, और अर्थ का शेप अगर फ्लैट हो या कुछ किस तरह से डिफाइन करता है। तो जनरली आपको सबको पता है, बचपन में आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है कि हमारी जो अर्थ है वो
स्फीयर नहीं है, वो अंडेनुमाकार है, ओवल शेप्ड है, एलिप्टिकल है। कई लोग अलग अलग चीज की भ्रांतियां करते हैं। तो इतना सुंदर सा मैंने बनाया था, अब मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगा, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। पूछता है भारत। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, हाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही बोलते ना, देखा, इसीलिए आपके सामने कोई बना रहता है। समझ जाओ, ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ ऐसा धरती का बोझ है जो लगातार बह जा रहा है, मतलब जैसे होता है हो जाए, तो कुछ ऐसा है हमारे पास ये। अब बेसिकली ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया हमारा साउथ पोल। अच्छा, अभी तो नॉर्थ ऊपर बनाया था, अभी साउथ उल्टा बना दिया, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। कुल मिला के ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी, और रोटेशन तो हमारा ऐसे हो रहा है ना, तो रोटेशन हमारा कुछ ऐसे हो रहा है लगातार, यूं 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 यूं। ये हमारी क्या होगी, इक्वेटर। क्या होगा, इक्वेटर, बताया था ना अभी। ओके, तो इक्वेटर ये है। अगर आपको दिख रहा है यहां से कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कुछ कम सी प्रतीत होती है, और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पोल्स जो है वो थोड़े फ्लैट हैं। पोल्स जो है हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स, ज्योग्राफिकली वाले पोल्स, वो साउथ में, बार बार ज्योग्राफिकली इसलिए बोल रहा हूँ, ये कुछ और चीज है, मैग्नेटिज्म, अर्थ की मैग्नेटिक भी एक्सिस होती है, पर उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। आमतौर पर 11th वाले तो 10th से पढ़ के आए हैं, 12th वाले जो है अगर देख रहे होंगे वीडियो तो उनको पता होगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। मैंने कतई जहर पढ़ा है इसके बारे में, पूरा चैप्टर है अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। खैर, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, और हाँ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास जो रेडियस है ना, वो रेडियस यहाँ पर इसके कंपैरिजन में लगभग 21 किलोमीटर कम होती है। मतलब लगभग, मैंने बोला अप्रोक्सीमेट, तो मैंने इंची टेप से नापा नहीं था, इंची टेप से कौन नापता होगा। खैर, ये जो डिस्टेंस है वो जो पोल्स पर होती है और वो इक्वेटर पर लगभग 21 किलोमीटर का गैप होता है। मतलब 21 किलोमीटर कम तो नहीं होता है ना, तो 3 किलोमीटर चाहिए। चाइना अगर हमारे यहाँ आता है तो कितना बड़ा हल्ला मच गया, ठीक है। तो 21 किलोमीटर बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसकी वजह से हाँ मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हमें आर ई माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। आर ई माइनस एच दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पर हमने जब इस वाले केस में आए थे तो हमने नहीं किया, यहाँ पर हम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अर्थ के में गड्ढा नहीं किया, नई सरफेस क्रिएट नहीं करी। अर्थ का मास अभी उतना ही है, उससे ही सरफेस, यही सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है, राइट। तो इसके डेंसिटी भी वही, और इस पे गोलाकार भी करेंगे तो लगभग यही आएगा, तो हम कुछ नया ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां पर कुछ ये रहा था। इस केस में यहां पर जो आई थी वो जी प्रोपोर्शनल टू आर ई माइनस एच था, है ना, दैट इज जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर स्मॉल आर, राइट। कुछ ये चीज आई थी इस केस में खाली, ठीक है। पर यहां पर क्या आ रही है, अगर आर ई माइनस एच को जो भी था, यहां जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे हमारी जो आर ई है वो छोटी होती जाएगी, ठीक है। और यहां सबसे छोटी हो चुकी होगी, तो जैसे जैसे ये वैल्यू छोटी जाएगी जी डैश की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर जी डैश नहीं बोलेंगे, यहाँ पर जी ही बोलेंगे, क्योंकि यही जो ग्रेविटी है हमारी ग्रेविटी है। कहीं हमने गड्ढा नहीं खोदा, कहीं हम ऊपर नहीं चले गए, कहीं हमें लिफ्ट नहीं लगानी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं हमारी ग्रेविटी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है वो घटती जा रही है। क्लियर है? डन। ओके, एक चीज और कि हमारे स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी जैसा कि मैंने कुछ बोला तो आप लोगों को कहोगे कि नहीं ये कैसे आए।
एक्चुअली में ये कैलकुलेट करी गई है स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके लिए कैलकुलेट किया गया है कि हम सी लेवल हर जगह सेम रहता है, इसीलिए आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं, हम लोग कोई भी किसी भी चीज की हाइट दिखाता है तो सी लेवल से चेक किया जाता है, ठीक है। माउंटेन एवरेस्ट की हाइट सी लेवल से चेक करी गई, किसी भी रेलवे स्टेशन की हाइट या किसी भी सिटी की हाइट सी लेवल से देखी जाती है। तो सी लेवल एक कांस्टेंट होता है, वहां पर उसकी हाइट मान ली जाती है, वही सरफेस है। अब वहां से क्या किया गया कि वहां से मेजर किया गया और हमारा लैटिट्यूड एंगल जो है, जो लैम्डा की वैल्यू एट लैम्डा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 45 डिग्री है और हमने सी लेवल से मेजरमेंट किया हुआ है, तो हमारे पास जो स्मॉल जी की वैल्यू आई है वो आई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड दैट्स इट अबाउट द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। ओके, डन रहा। कोई क्वेश्चन ना तो यार प्लीज यहाँ बता देना, मतलब कमेंट बॉक्स में, बाकी आप लोग जीरो चलेंगे। बाय।